छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों आप आज देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 18 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों ओपन डाइस से संबंधित है। ओपन डाइस का पहला प्रश्न है। ओपन डाइस में आप सबों को पता होगा सबसे पहले जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल पोजीशन होती है अल्टरनेट वाली, वो उसका अपोजिट सरफेस होता है। कहने का मतलब ये है ई और ए, सी और बी अपोजिट सरफेस होंगे। लास्ट का जो पेयर बच जाता है एफ और डी भी आपस में अपोजिट होंगे। अगर ई के हॉरिजेंटली अल्टरनेट पोजीशन पर सी के हॉरिजेंटली अल्टरनेट पोजीशन पर कोई सरफेस मिल जाता है तो वो निश्चित तौर पर अपोजिट है। आप देखेंगे यहाँ पर अपोजिट ई के अपोजिट ए, सी के अपोजिट बी और फाइनली एफ के अपोजिट डी हो जाता है। बताना भी यही था इनमें से कौन सा पेयर अपोजिट सरफेस है। आप देख रहे होंगे डी एंड एफ आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न त्रिभुजों की संख्या गिननी है। छात्रों आपको पता होगा इससे पहले के कई सेट में आपने देखा भी होगा। आप इस चित्र को देखें, यहाँ जो ट्रायंगल है इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है, इसलिए यहाँ पर जवाब आपका 3 हो जाता है। सेम आकृति छात्रों यहाँ भी दिख रही होगी आपको। वर्टेक्स से आने वाली भुजा जो है सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है और यहाँ भी 3 ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। अब जरा इधर से देखें, यहाँ भी सेम ट्रायंगल यानी यहाँ भी 3 बन जाएंगे। और ये जरा लार्जर ट्रायंगल को देखिए भी, वह भी ऐसी ही आकृति बनाता है यानी यहाँ भी 3 हो जाते हैं। फाइनली 3 3 3 3 मिलकर हो जाते हैं 12। आप सबों को पता होगा, पहले से याद होगा कि अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को कुछ भागों में बांटा जाए तो वो जितनी भागों में बांटता है उसको जोड़कर जवाब हम लोग देते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी 12 था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं एम्बेडेड फिगर का। छात्रों ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें तो ए में आपका वह आसानी से दिख जा रहा होगा ये। अब चूंकि ऑप्शन 1 में हमारा आंसर मिल चुका है, इसका मतलब आगे के ऑप्शन की जांच हमको करने की आवश्यकता नहीं है, करेंगे भी नहीं, इसलिए आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी है। तो अगले प्रश्न में सीरीज कॉम्प्रेशन के बारी अपने एक नए मेथड, छांटने वाला मेथड, चालाक मेथड से इस प्रश्न को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है ट्रायंगल ब्लैक हाईलाइटेड यहाँ से यहाँ चला जाता है, वाइट हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, ब्लैक हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ चला जाएगा और वाइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जाकर यह वाइट हो जाएगा, यहाँ पर जाकर ब्लैक हो गया। गलत, यहाँ गया ही नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब और चालाक प्रवृत्त कि यही दोनों आंसर होना है। अब आप देखिए गौर से, ये जो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा है इस रेक्टेंगल में, ऐसे वाले रेक्टेंगल में चिपका हुआ है, सटा हुआ है ना, सटा हुआ, ये भी इसमें सटा हुआ है, ध्यान से देखिए। और यहाँ भी ये ब्लैक हिस्सा इसमें सटा हुआ है, यानी जवाब में भी वो सटा ही होगा। तो देखें आप, यहाँ पर ब्लैक हिस्सा इसमें सटा हुआ नहीं है, आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसी चालाकी से सीरीज कॉम्प्रेशन को हम लोग बनाते भी हैं। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न सेट पर आधारित है। इस सेट में जो गुण है वही गुण आपको देखना होगा। सीधा सीधा सॉल्यूशन पर आइए। 7 × 9 हो गया 63 और 63 में वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 या 12 के 2 बाकी 1, 6 चौके 24, 1 25। ऐसा ही जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। 8 × 11 = 88। गुना किससे करने होंगे? 4 से। 4 × 8 32 के 2 बाकी 3, 4 × 8 32, 3 35। छात्रों आपका जवाब 352 वाला है, यानी 8 11 352 ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न फिर से नॉन वर्बल का है और ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, लेकिन आप बनाते इसको हैं मिरर की तरह से। जितनी जगह पेपर को फोल्ड करता है खोलते वक्त वहाँ हम लोग मिरर बनाते हैं। सीधा सीधा देखिए, क्या इसका मिरर यहाँ ऐसे और इसका मिरर यहाँ होगा। छात्रों आप स्वीकार करेंगे इतने काम करने के बाद ही आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिख जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल में यही काम आपको करना भी चाहिए। पेपर जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ से एक मिरर इमेज बनाएंगे, फिर ऑप्शन पर नज़र रखेंगे। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है सीरीज कॉम्प्रेशन का, और इस सीरीज कॉम्प्रेशन को आप एक्सपीरियंस के आधार पर बनाते हैं। क्या देखेंगे हम लोग?
शुरू करते हैं। RJU, तो चलिए भाई RJU यहाँ कर देते हैं। RJUKT, RJUKT, RJUKT सेटिस्फाइड, RJUKT ये भी सेटिस्फाइड, RJUKT ये भी सेटिस्फाइड, RJUKT सेटिस्फाइड। आपको जवाब अब ढूंढना पड़ेगा। JUR यहाँ है, NTKU, आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा प्रश्न तो एक तो तय ही होता है CHSL और CGL दोनों के अभ्यर्थियों के लिए। आइए अगला प्रश्न मिरर इमेज पर है, बहुत चालाकी से बनाना होगा। आप कह रहे होंगे ई मिरर में पहली प्रतिबिंब ई की बनेगी ऐसे, जो इन दोनों में नहीं है, ये दोनों तो ऐसे चला गया। अब इन दोनों में आंसर होना है तो ये दोनों सेम है, नहीं जांचेंगे, नहीं जांचेंगे। ये जांच लीजिए भाई, चौथे नंबर पर एस की आकृति बनेगी या एस की? 1 2 3 4, आप कहेंगे चौथे जगह पर एस की आकृति बनेगी, एन की नहीं बन सकती, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है छात्रों। थोड़ा सा परेशान करने वाला ये रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। हम लोगों को इसने कंपाइल का दिया है, COMPILE, कंपाइल का है ना। आप देखें, ढूंढ कर जवाब देना है छात्रों। आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट की तो कोडिंग कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वॉवेल को ज़रा भी छेड़छाड़ नहीं किया, वॉवेल को सेम टू सेम रहने दिया। आप चेक करेंगे, वाई को उसने भले ही सी कहा है, ओ को ओ ही रहने दिया है। यहाँ देखेंगे TOO, 2 बार ओ को नहीं छेड़ा उसने। वॉवेल को जब छेड़ नहीं रहा तो ओ, आई और ई, ये तो हमारा कन्फर्म हो गया इसका। अब सी का ढूंढेंगे तो आप प्लेस में सी चौथे नंबर पर है, यानी इसमें चौथे नंबर पर के है, डाल दीजिए के। एम को ढूंढना पड़ेगा आपको, माई 2 वाला, ये रहा 2 वाला, तो एल हो जाएगा। KOL से आपका सपोर्ट भी कर रहा है। अब पी ढूंढें, पी आप ढूंढेंगे तो प्लेस का पहला पी और ये क्यू, यानी क्यू, KOLQ आई सपोर्ट कर रहा है। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम लोग, एल की कोडिंग क्या होगी। प्लेस की सेकंड वाली एल, इसके सेकंड वाली यू, यहाँ यू, आपका जवाब KOLQIUE ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए जरा देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है छात्रों। तो डिक्शनरी वर्ड को बनाना आसान आपके लिए, REC कॉमन, REC सब में कॉमन, लेकिन उसके बाद देखें ROOEL, तो सबसे पहले ई, तो 1 नंबर पर तो ये चला गया। 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला आपको 3 हो गई, ये भले छट गया। अब अगर आएंगे तो इसको छोड़, सी के बाद LOOR, देखिए LOR, तो सबसे अंत में आर जाएगा, तो ये चला गया आपका 6 नंबर पर। सबसे पहले होगा 2 नंबर और बाद में 1 नंबर, ये तो गया भाई, बाद में 1 है नहीं, यही दोनों होगा, 2 1 2 1 देख रहे हैं। अब बीच की जांच कर लेते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे RECO है, RECL है, L पहले की O, L पहले, तो ये 2 नंबर पर चला जाएगा। आपका आंसर 2 4 दोनों सपोर्ट कर रहा है। अब आइए RECOR, RECON, RECOG, आप कहेंगे सबसे पहले जी आएगा, 3 नंबर पर ये आ जाएगा, यही जवाब मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर 2। और 5वां देखिए, NR में N पहले आएगा, तो ऑब्वियस है ये पहले आएगा, 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर चला जाएगा। आपका जवाब तो यही मिल गया था, तो आपको जवाब तो ऑप्शन सी दे देना था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी देखिए, आसान सा प्रश्न है भाई। स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते, आपको पता है टर्की एक उत्तरी अमेरिका का मुर्गी की ही प्रजाति की एक पक्षी होती है, उसके बच्चे को भी हम लोग चूजा कहते हैं, पाउल्ट कहते हैं। फिश का तो फ्राई था, आप याद ही रखे होंगे। कब तो शेर के बच्चे को कहते हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी, टर्की पाउल्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक सलाह भी दी गई थी आप लोगों को कि जितने जानवरों को, पक्षियों को आप दैनिक जीवन में देखते या समझते हैं, उनके बच्चे को ज़रूर आप याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप अवश्य याद कर लेंगे। आइए, इस प्रश्न का तो कोई तोड़ है नहीं भाई, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऑप्शंस रखने होंगे। हम बी ऑप्शंस को रखते हैं। यहाँ इंटू, ये प्लस, ये माइनस, ये डिवाइडेड बाय, इज इक्वल टू 130 होता है या नहीं, चेक करेंगे। यहाँ आप डिवाइड करें 7 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए पहले ही, 98 प्लस 39
-7 इज इक्वल टू 130, यस या नो। जोड़िए 8 9 17 के साथ, बाकी 1 9 3 12 1 13 में से 7 चला गया, 130, यानी ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन। हम जवाब ऑप्शन नंबर बी दे भी देते हैं। अगले प्रश्न की बारी है। फिर से छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एफ की वैल्यू उसने 6 कहा, उसकी डिजिटल वैल्यू रख दी उसने, लेकिन ओ वॉवेल है, वॉवेल का रिवर्स अपोजिट, ओ की 15 होती है ना, 27 से 15 घटाइए 12 मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे आर कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट की डिजिटल वैल्यू रखा उसने। ई आपकी वॉवेल है, अपोजिट वैल्यू 22 रखा उसने। एन कॉन्सोनेंट है, 14 रख दिया। देखिए एस भी कॉन्सोनेंट है, उसकी डिजिटल वैल्यू रख दी उसने। आई लेकिन वॉवेल है, तो आई का अपोजिट लेटर 18 कर दिया। कर दें आप भी। तो कॉन्सोनेंट को क्या करना है, सेम वैल्यू देनी है। तो सी की 3 हो जाएगी, आर की 18 हो जाएगी, एम की 13 हो जाएगी और एल की 12 हो जाएगी। बचा ये जो 3 वॉवेल है इसकी अपोजिट, तो ए की 26, इस ए की भी 26 और ई की 22। ऑप्शन में से ढूंढेंगे 32 61 82। ठीक है, 32 61 82 हो गया, 61 13 22 12 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसमें कॉन्सोनेंट को सेम डिजिटल वैल्यू दिया है इसने और वॉवेल को अपोजिट ऑर्डर में लिखा है। ऐसे प्रश्नों की बहुतायत होती है छात्रों, ये प्रश्न बहुत ही आसान था, आप सभी लोग देख रहे हैं। सीधा अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। आपको चारों स्टेटमेंट इसने पॉजिटिव दिए हैं, तो पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन कैसे संभव हो सकता है, इसको बहुत समय नहीं देना था हम लोगों को। दोनों कंक्लूजन नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहे थे तब, जबकि स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए गए थे। और सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हों तो नेगेटिव की संभावना तो भले होती है, लेकिन वैलिड इन्फ्लुएंस नहीं होता। आपका ये दोनों जवाब, आप जवाब देंगे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। बारी अगले प्रश्न की। 4 में 3 के गुण मिलान है। आसान सा प्रश्न है छात्रों, देख तो लें। 5 2 7, वेरी गुड। 4 3 7, वेरी गुड। 7 1 8, है ना। चलिए यहाँ देख लें। 4 0 4, 6 3 9, 2 1 3, है ना, दोनों एक गुण वाले। यहाँ 1 1 2, 6 1 7, 7 1 8, है ना। लेकिन 3 2 यहाँ 5 है, 4 3 7 है, 3 5 8 नहीं है। आपका जवाब क्लासिफाई होकर के जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। अब क्या करना होगा भाई, आप जरा गौर से देखें। ये 26 वैल्यू याद होगी आपको, 20, ये 15, ये 12। आप ऐसा करते हैं, ये 10, ये 4, ये 25, ये 21। देखिए हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको मौखिक बना सकते हैं भाई। 26, ये 4, सॉरी ये नहीं है, 1, 21, 16 और 12। आप पहले दो को चेक करें क्या, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। और ये भाई 1 है तो 27 भी है, ये भी 6 का डिफरेंस नहीं पकड़ाया, चलिए कोई बात नहीं। ये 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 डी की वैल्यू 4 भी होती है और 30 भी होती है स्क्रॉलिंग वैल्यू, ये भी तो डिफरेंस 4 का है। ये डिफरेंस 4 का, 16 12 का भी डिफरेंस 4 का। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 15 और 12 का डिफरेंस 3 है। आपका जवाब ऑडमैन के रूप में ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आप डिजिटल वैल्यू ना भी रख करके बनाए तो बेहतर। अगला प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का आसान सा प्रश्न है छात्रों, बनाना प्रारंभ कीजिए। ये +3 है और ये × 4 है भाई, और यहाँ फिर से +5 देखा। आपने क्या देखा, प्लस इंटू प्लस फिर इंटू फिर प्लस, यही होगी सीरीज। +3 4 5 6 एंड 7। आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30 के 0 3 और 6 8 48 3 51 510। अगर यहाँ 510 है तो +7 पर 517 सेटिस्फाइड है, यानी हमारा आंसर 510 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। अगला प्रश्न आसान सा है, क्लासीफाई करना है। आप बच्चों देख रहे होंगे, रिकेट्स, गॉट और ये गठिया, तीनों ही ना हड्डी से संबंधित बीमारी है, और ये हड्डी से संबंधित बीमारी नहीं है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर बी ही देना चाहिए था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी आसान सा प्रश्न भाई, आसान सा प्रश्न एनालॉजी का।
गरीब का उल्टा अमीर, तो बदला लेना, बदले का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमा करना। यह आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बारी ब्लड रिलेशन का है, बनाना प्रारंभ करें हम लोग। बनाइए। रमेश मनदीप के पिता हैं। छात्रों, रमेश मनदीप के पिता हैं। ये रहा मनदीप, मनदीप के पिता हैं, ऐसा लिख दिए हम लोग। ये तो प्लस हो गया ना। रमेश के केवल 2 बच्चे, एक मनदीप, एक कोई है। मनदीप निहारिका का भाई है, तो तय हो गया रमेश की संतान एक और मिल गई, वो निहारिका। निहारिका कविता की बेटी है। रमेश की तो बेटी है ही, और कविता की भी बेटी है। इसका मतलब कविता रमेश की पत्नी है, नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। अनन्या कविता की पोती है। कविता की पोती, पोती यहाँ देखिए, पोती को की अंग्रेजी ग्रैंड डॉटर दिया है, तो नतनी भी और पोती भी हो सकती है। पता करते हैं, या तो मनदीप की संतान होगी अनन्या, या तो निहारिका की संतान होगी। सुजीत अनन्या के पिता हैं। अनन्या के पिता हैं सुजीत। अगर अनन्या यहाँ होती तो पिता मनदीप होते, यानी यहाँ नतनी वाली बात है। अनन्या निहारिका की बेटी है, तभी तो निहारिका के पति सुजीत हैं। सुजीत दामाद हो गया, नहीं इनका, ये नतनी हो गई। सुजीत मनदीप से कैसे संबंधित? ओहो, मनदीप, सुजीत मनदीप का कौन है भाई? ये इनकी बहन, और बहन का ये पति। ऑब्वियस है, ब्रदर इन लॉ, साला। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न फिर से दिया है एनालॉजी का। छात्रों, ये बहुत आसान प्रश्न है ना? देखते ही बन रहा होगा। 3 × 9 27, 4 × 3 12। आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं भाई। ये भी इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, जबकि यह चैप्टर काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन इस बार इसने आसान पूछा है। यहाँ पर क्या 3 × 23 69, 5 × 27, ये आपको क्या करना है? 7 × 31। आपका जवाब 7 × 31 इसका 7 और 21 217 ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। आसान सा लॉजिकल वेन डायग्राम का यह प्रश्न है छात्र। ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल को उनके गुणों के आधार पर सजाएंगे। देखिए, प्लूटो हो, सौरमंडल, दोनों ही ब्रह्मांड के अंतर्गत। अब प्लूटो को सौरमंडल के अंतर्गत क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अब प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। प्लूटो है लेकिन उसको सौरमंडल में हम नहीं मानते, तो प्लूटो अलग, सौरमंडल अलग, लेकिन दोनों ब्रह्मांड का हिस्सा। इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है सेशन का। सीरीज कॉम्प्रेशन, लेटर सीरीज है, जल्दीबाजी में बनाने की बारी। डी से घटेंगे एक, सी से घटेंगे बी, ए और ए से घटेंगे तो जेड से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, क्यों ना यहाँ जवाब दे दिया जाए। वैसे आप अगर जांचते तो ओ 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 ए का होता है, ऐसे भी। खैर, जब एक ही ऑप्शन में जेड है तो हम यही जवाब देकर क्यों नहीं निकल जाते। छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप लगातार देख रहे थे। आप लगातार बने रहेंगे दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर, ताकि नए अपडेट्स आते रहें तो आपको समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ आप सबों को दृष्टि ट्यूटोरियल के टेलीग्राम को निश्चित तौर पर ज्वाइन करना चाहिए, और फेसबुक को अवश्य ही लाइक कर लें, ताकि नए नए अपडेट्स, नए नए प्रश्न या जितनी भी बातें कंपटीशन से संबंधित होती हैं वो आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।